हेलो। 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 आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? हेलो। 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 जो बोल तो हेलो। आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर। चलो, स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? हेलो। जी सर। हाँ समझे सर। हाँ क्लास ले रहे हैं। क्लास ले रहे हैं। क्लास ले रहे हैं। ठीक। हम्म। देखिए, जनसंख्या, जीवन और गुणवत्ता, पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है हमारी? पीपीटी दिख रही है? हेलो। हेलो। यस सर दिख रही है। ठीक। हमारी बड़ी है। हम्म। क्या भाई? ठीक। हम्म। हमारी जो लाइफ स्किल होती है, जो हमारा लाइफ, हमारी जीवन की गुणवत्ता किससे जुड़ी होती है? सुख सुविधाओं से। हमारी हमारी सुख सुविधाएं किस पे डिपेंड करती है? हमारी जनसंख्या पे। ज्यादातर देखा होगा आपने, दुनिया के जितने भी देश हैं जिनकी आबादी कम है, ठीक है, जैसे अमेरिका है या ब्रिटेन है, यहाँ की आबादी 4-5 करोड़ के आबाद आसपास है। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है। ठीक है, तो ऐसे देश जहाँ पे आबादी बहुत कम है, उनके लाइफ की जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा होती है। जैसे भारत जैसे देशों में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इस समय कोविड है, बहुत लोगों को अस्पताल की सुविधा नहीं मिल रही। ठीक है, बहुत सारे लोगों को भोजन नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोगों को ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। तो ये क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। जीवन की गुणवत्ता किससे जुड़ी? हमारी सुख सुविधाएं हमारी जनसंख्या से। अगर जनसंख्या कम हो तो हमें सभी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी। हमारी मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता ये पूरी नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग ओपन में सोते हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई। काम करने जाने, जो लोग भी काम करने जाते हैं उनको पूरी तरह से आवास नहीं मिल पाता, या वो ऐसे आवास में रहने के लिए मजबूर हैं जहाँ एक ही कमरे में 8-10 लोग सोते हैं। आप लोग अपना म्यूट करिए, ठीक है? जिनके घर में आवाज हो रही है वो लोग म्यूट करें। वास्तव में जीवन की गुणवत्ता मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मानवीय संबंधों, आदर्शों और मूल्यों से श्रेष्ठ होती है।
अगर हमारे जीवन में गुणवत्ता आएगी तो क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, मानवीय संबंध अच्छे होंगे, हमारे रिश्ते नाते सभी कुछ किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी जीवन की गुणवत्ता पे। क्योंकि व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन, ये सब किस पे निर्भर करता है, हमारी जनसंख्या। अगर हमारी जनसंख्या कम है तो सभी के पास आवास होगा, भोजन होगा, वस्त्र होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएं भी सभी को मिलेंगी। ठीक है। ठीक। जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता में क्या है, घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। जहाँ जनसंख्या वृद्धि है वहाँ जीवन की गुणवत्ता का स्तर निम्न होता है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में भी कोविड का इलाज पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। जैसे हमारे देश में कोविड में क्या हो रहा है, सभी को इलाज नहीं मिल पा रहा। जीवन की गुणवत्ता में उच्च स्तर देखने को मिलता है। जहाँ जनसंख्या की वृद्धि जीवन की गुणवत्ता को विफल बनाती है। इस संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु हैं, उनका एक कथन है, यदि हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो देश की आबादी को क्या रखना पड़ेगा, सीमित या सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। अरस्तु का कथन है कि यदि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारे देश की आबादी कम होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी सी कुर्ट वॉल्डाइन ने 1974 में जनसंख्या बढ़ घोषित करते हुए कहा कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है विश्व की, वो किस चुनौती देने वाली है। आर्थिक विकास, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन की गुणवत्ता, निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण क्या है, जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है तो हमें सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है और हम खतरनाक हथियारों को जन्म देते हैं। और ये हथियार क्या करते हैं, पूरी तरह से धरती पे से जीवन का विनाश करने में सक्षम है। जैसे आज परमाणु बम बन रहे हैं या हाइड्रोजन बम बन रहे हैं, इनसे क्या होता है, पूरी तरह से धरती को समाप्त किया जा सकता है, कई कई बार समाप्त किया जा सकता है, मतलब पूरी आबादी को खत्म किया जा सकता है। और ये सब क्यों हो रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। जनसंख्या वृद्धि जीवन की गुणवत्ता, जीवन के स्तर को निम्न बनाती है। यदि जीवन स्तर को हमें उच्च बनाना है तो क्या करना चाहिए, अपनी जनसंख्या को कम करना चाहिए। ये भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो अपनी जनसंख्या को कम करें। ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर में क्या संबंध। जनसंख्या वृद्धि जीवन की गुणवत्ता और जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष व्यक्ति को उपलब्ध आवास, शिक्षा, भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, पर्यावरण तथा अन्य पारिवारिक पक्ष क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। जहाँ तक जीवन स्तर की बात है तो यह कठिन प्रत्यय है। जीवन स्तर का संबंध समाज के लोगों, सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं से होता है। इसमें प्रत्येक इसके प्रमुख मानक हैं, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, आयु, आवास की स्थिति, मनोरंजन तथा सामाजिक सुरक्षा। जिन देशों में कानून व्यवस्था सही है, जैसे ब्रिटेन है, ऐसे देशों में जहाँ कानून की सुविधा अच्छी हो, सबको न्याय मिल रहा हो समय पे, मनोरंजन की पर्याप्त सुविधाएं हो, आवास सभी को प्राप्त हो, आयु का जो एवरेज लाइफ है वो ज्यादा। ठीक है। जैसे बड़े शहरों में देखेंगे तो एवरेज लाइफ क्या है, इंसान की कम है, जैसे बम्बई है, दिल्ली, वहाँ 60 ही साल तक है। और जैसे जो यहाँ पे आबादी कम है, जैसे गोरखपुर जैसे शहर, तो यहाँ पे एवरेज लाइफ इंसान की ज्यादा है, 65 से 70 साल। तो जहाँ पॉल्यूशन कम होगा, जहाँ आबादी कम है, वहाँ पे आदमी की लाइफ जो है, एवरेज लाइफ क्या है, ज्यादा है, और उसको पर्याप्त सुविधाएं भी मिल जाती है। और जहाँ आबादी ज्यादा है, बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ पे रहने के लिए पर्याप्त आवास नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल की सुविधाएं नहीं है। तो ये दिक्कत। जीवन स्तर के प्रत्यय को समझने के लिए एक तत्व है, वह है स्थिर समाज, जो सभी सदस्यों को जीवन बहुत दीर्घ काल तक अपने पर्यावरण की हानि को पहुंचाए बिना सुखी और उत्तम बना सकते हैं। जब आबादी अधिक होती है तो हम क्या करते हैं, प्राकृतिक साधनों का विदोहन करते हैं। जितने भी प्राकृतिक हमारे पास जितने भी साधन हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सबको इतना ज्यादा मात्रा में निकालते हैं, और उसका असर क्या पड़ता है, पॉल्यूशन, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, जो कि क्या करता है, एवरेज लाइफ को इंसान की कम करता है। गोल्ड स्मिथ कहते हैं कि स्थिर समाज में 4 तत्व विद्यमान रहते हैं। कौन कौन से 4 तत्व, वनस्पति प्रक्रियाओं को कम करना, ठीक है, कम से कम हानि। अगर हम हमारी आबादी कम है तो हम प्रकृति का विदोहन कम करेंगे, जो जो प्रकृति से हमें उपहार मिले हैं, जंगल है, कूड़े, मतलब ये कोयला वगैरह जो भी है, और इसको बचा के रख पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो दवाई बनाने के काम में आती है, तो उनको भी कम इस्तेमाल होगा तो वो भी सुरक्षित रहेगी। ऊर्जा के साधन, जिन चीजों की अधिकतम एकत्रीकरण कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है,
है, नेचुरल गैस, सीएनजी वगैरह। तो ऐसी ये सभी के सभी क्या हो सकती है, सुरक्षित रह सकती है और लंबे समय तक चल सकती है। ऐसी जनसंख्या जिसमें सभी को रोजगार उपलब्ध, तो सभी को रोजगार कब उपलब्ध होगा, जब हमारी जनसंख्या कम हो। तो जनसंख्या कम होती है तो क्या होता है कि सभी को रोजगार प्राप्त हो सकता है। ऐसा समाज की व्यवस्था जहां ऊपर दर्शाई गई तीनों दशाएं समाज जीवन का आनंद ले सके। तो कौन सी तीनों दशाएं, ये वनस्पति प्रक्रियाओं की कम से कम हानि, मतलब वनस्पति का विद्रोहन ना हो, प्राकृतिक साधनों का विद्रोहन ना हो, ऊर्जा के साधनों का विद्रोहन ना हो, डीजल गैस, प्राकृतिक गैस ये जमीन में सुरक्षित रहे, जिससे कि लॉन्ग टर्म पर जनसंख्या इसका फायदा उठा सके। और जनसंख्या कब फायदा उठाएगी, जब जनसंख्या कम हो और सभी को रोजगार प्राप्त, जो कि भारत में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ही है। भारत जैसे देशों में परंपरागत समाज की बहुलता आज भी देखने को मिलती है। भारत के जीवन स्तर का अर्थ जो है कम परिश्रम करके आवश्यकताओं की पूर्ति करके आराम से रहना ही रहा है। किंतु वर्तमान में विकसित समाज उच्च जीवन स्तर का अर्थ है अच्छा आवास हो, अच्छा वस्त्र हो, अच्छे वस्त्र प्राप्त हो रहे हैं, मनोरंजन के साधन हो, आपके पास स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, सभी के लिए अस्पताल की सुविधा हो, स्वस्थ पर्यावरण हो। तो ये सभी चीजें क्या है, आवश्यक। आज के परिवेश में लोग खर्चे को आधार बनाकर जीवन स्तर निर्धारित करने लगे, लेकिन ये नहीं है। खर्च कम हो और आपको सुविधाएं सब प्राप्त हो जा रही तो भी आपका जीवन स्तर ऊंचा है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी के पास पैसे हों तब आवश्यकताएं पूरी होंगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है और फिर भी अच्छा आवास है, मनोरंजन के साधन है, स्वास्थ्य सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जा रही हैं, तो वो सही है। इस संबंध में जॉन एच कोल्बे व एडमंड बर्नर कहते हैं कि धन व्यय करने के अलावा भी अनेक ऐसे तत्व हैं जो जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं या उसको उच्च बनाए रखने में सहायक होते हैं। वे आगे कहते हैं कि परिवारों के स्तर को प्रभावित करने वाले अनेक तत्व हैं, जैसे सुरक्षा की भावना। सुरक्षा की भावना कब होगी, जब देश में कानून की व्यवस्था होगी। और कानून व्यवस्था कब होगी, जब देश की आबादी कम होगी। ठीक है। अब देखिए, हार्टर महोदय ने कहा कि जीवन स्तर जनसंख्या द्वारा विभाजित समाज के उपलब्ध साधन, उनके स्तर और उनकी स्थिरता को बने रखना या व्यापारिक प्रगति, आर्थिक स्थिरता को कम से कम अपव्यय। हार्टर ने जीवन स्तर को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र बताए। एक सूत्र दिया इन्होंने, एस इक्वल टू आर ई एस टी ई एस प्लस टी आर प्लस एफ डब्ल्यू प्लस अपॉन बी। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड लिविंग। स्टैंडर्ड लिविंग किसकी है, स्टैंडर्ड लिविंग माने जिसके पास आवास की सुविधा हो और संसार परिवहन के साधन हो। ठीक है। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो रिसोर्स जो है, जो जिन साधनों का आप उपयोग कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, मतलब किस स्तर के। फिजिकल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या है, आपको कितनी टेक्नोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव माने ये प्रशासन की सुविधाएं कितनी है। स्टेबिलिटी फैक्टर, और स्टेबिलिटी कितनी है, क्या चीजें स्थायी रहती हैं कि क्या पर्टिकुलर समय पे ही सुविधाएं आपको मिलती हैं। स्केल ऑफ इकोनॉमिक एलिमेंट, इकोनॉमिक एलिमेंट जितने भी हैं जैसे श्रम, भूमि और ये पूंजी, तो ये इसकी आवश्यकताएं कितनी आपको पूरी हो जा रही हैं, कितनी अवेलेबल है। रिसोर्सेज एडेड बाय द ट्रेड, व्यापार से आपको कौन कौन सी रिसोर्सेज मिल जा रही हैं। वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्री ऑफ यूजेस, मतलब आप जो बेस्ट प्रोडक्ट आपका निकल रहा है इंडस्ट्री से। एलिमेंट, इकोनॉमिक एलिमेंट। हाँ, इकोनॉमिक एलिमेंट का मतलब है कि श्रम, भूमि और पूंजी, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, श्रम, भूमि और पूंजी, इन तीनों को आप कितना यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कितनी आपके देश में अवेलेबल। बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा मात्रा में श्रम अवेलेबल होता है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, भूमि नहीं है। अब जैसे अफ्रीका, भारत जैसे देशों में श्रम की बहुलता है, श्रम तो बहुत है लेकिन बाकी के संसाधन कम, पूंजी नहीं है। ठीक है, यहाँ जनसंख्या तो है लेकिन पूंजी ना होने की वजह से विकास नहीं कर सकते। ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर, ये चीजें कितनी स्थायी हैं, ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर समय पे अवेलेबल होती हैं। जैसे भारत में चुनाव के समय में विकास शुरू हो जाता है, जब देश में चुनाव आता है तो विकास दिखाई देता है, वैसे कोई विकास नहीं दिखाई देता। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, विकास हो रहा है तो अनवरत 5 साल, ये नहीं कि जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो विकास हो। रिसोर्सेज एडेड बाय ट्रेड, व्यापार से आपको कौन कौन सी रिसोर्सेज मिल रही है। वेस्टेज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूजेस, आप वेस्ट संसाधनों का कितना प्रयोग कर ले रहे हैं, जो वेस्टेज आपकी है उसका आप दोबारा कितना यूज कर ले रहे हैं। इंडस्ट्रियल एडवांटेज ऑफ फ्रैक्शनल लॉस, इंडस्ट्री में आपकी कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उत्पादन करने में किसी किसी देश में जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होती तो लॉसेस ज्यादा होते हैं, और जब आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है उसको पैदा करने में कम कॉस्ट आती है।
ठीक है। इसीलिए कुछ देश कुछ चीजों को बनाने में स्पेसिफिक हो जाते हैं। भारत वही दवाई बनाता है तो महंगी बनती है, और विदेश में बनती है तो सस्ती बनती है। चाइना वही प्रोडक्ट बनाता है तो वो सस्ते में बना लेता है और हम महंगे में बनाते हैं। कारण क्या है? हमारे पास टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं। ठीक है, तो ये भी चीजें हैं। अब आइए, भारत की ये जनसंख्या। कहा हेलो। सर, अपान पी भी लिखा हुआ था। है क्या लिखा हुआ था? अपान पी। अपॉन पी, पी मतलब पॉपुलेशन, पी यहाँ जनसंख्या से। ओके सर, ओके सर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुचक्र के कारण। कुचक्र क्या है? देखिए, जनसंख्या का कुचक्र तब कहा जाता है, जैसे एक जनसंख्या शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे माल्थस। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या हमेशा बुरी नहीं होती। जनसंख्या बुरी कब होगी? जब वो उत्पादन उतना नहीं कर रही। कोई भी जनसंख्या बुरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आदमी सिर्फ दो हाथ मतलब मुंह लेके नहीं पैदा होता, मतलब खाने के लिए, बल्कि अपने साथ क्या लेके पैदा होता है? दो हाथ और पैर। अगर वो उनसे उत्पादन कर रहा है तो जनसंख्या बुरी नहीं। ठीक है, भारत की जनसंख्या क्या है? तब सही है अगर वो पूरी की पूरी जनसंख्या उत्पादन में लगी हो। तो भारत की जनसंख्या का वृद्धि का कुचक्र ये है कि भारत में जनसंख्या तो अधिक है, लेकिन वो पूरी की पूरी उत्पादन उसमें नहीं, यूनिटों में नहीं इन्वॉल्व है। सभी लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार है। तो ये अमानवीय स्थिति हो जाती है। जीवन यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। किसी के पास है तो पैसा बहुत अधिक है, और किसी के पास पैसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसी के पास कारें हैं, 10-10 बंगले हैं, रहने वाले एक ही दो आदमी हैं, और किसी के पास 10 आदमी एक ही कमरे में रहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो भी उन्नति या विकास हुआ, इसका पूरा लाभ समाज के सभी सदस्य नहीं ले पा रहे। ठीक है, विकास तो हुआ, अब 4 लेन बनी है, उस पर चल सकती हैं गाड़ियां, लेकिन उन पे क्या है? टोल का टैक्स है, और टोल का टैक्स वही दे सकता है जो कि उससे उतना ज्यादा फायदा उठा रहा हो। तो विकास पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। जीवन की गुणवत्ता या जीवन स्तर तो उच्च हो रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा पेई है कि उतनी जनसंख्या भारत में कमाती नहीं। जो लोगों की आय है वो इतनी अधिक नहीं है। सुविधाएं तो बढ़ी हैं, 4 लेन बने, 6 लेन बने, मॉल बन रहे हैं, लेकिन उनमें चीजें इतनी महंगी हैं, कॉस्टली हैं, कि उस हिसाब से लोगों की आय का स्तर नहीं बढ़ा भारत। हम्म सिर्फ दुकानें खुल जाना लोगों के लिए रोजगार प्राप्त होना नहीं है। जब तक लोगों को रोजगार प्राप्ति होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, वो जनसंख्या बेकार। कोई भी दुकान या कोई भी व्यवसाय तब चलेगा जब लोगों के पास पर कैपिटल इनकम हो। लोगों की जेब में पैसा भी होना चाहिए, तभी वो परचेस करें। इसलिए भारत में क्या है? जनसंख्या तो बढ़ रही, दुकानें भी बढ़ रही, व्यापार भी बढ़ रहा है, लेकिन उनकी परचेजिंग नहीं बढ़ रही। तो उत्पादन तब होगा जब उसकी डिमांड। तो जीवन की गुणवत्ता एवं जनसंख्या वृद्धि में भी घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण भारत में सामाजिक आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू में विकासात्मक ह्रास देखने को मिलता है। ह्रास मतलब होता है गिरना, डिप्रिसिएशन। ठीक है, भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही, लोगों का आर्थिक जीवन स्तर गिर रहा है, उठ नहीं रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि भारत की ट्रेनों में देखिए, आदमी एक ही डिब्बे में मतलब जिस डिब्बे की स्ट्रेंथ 72 सीट की होती है, उसमें 500-300 आदमी चढ़े रहते हैं। सांस लेने की जगह नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़े हमारे वहाँ, रेलें नहीं बढ़ी, डिब्बे नहीं बढ़े, ट्रेनों में संख्या उतनी नहीं बढ़ी। और अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं साहब, तो एसी में भी जाते हैं, तो उसके लिए पर कैपिटल इनकम अधिक होनी चाहिए। अगर पर कैपिटल इनकम, लोगों की आय नहीं बढ़ी, तो वो एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एसी बसों का या एसी ट्रेनों में नहीं जा सकते, वो खड़े होके ही जाएंगे, जनरल में ही जाएंगे। तो जनसंख्या की वृद्धि क्या है? यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, स्वास्थ्य पर भी और सुविधाओं पर। प्रतिकूल प्रभाव होने के कारण जीवन की गुणवत्ता क्या है? निम्न स्तर की हो गई। आज भी भारत में जहाज से उड़ने वालों की संख्या मात्र 1 से 1.5%। वायुयान सेवाएं तो शुरू हुई, जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, एयर सेवाएं भी शुरू हो रही है, लेकिन आज भी यूज करने वाले हमारे देश की जनसंख्या के 1 से 1.5%। अमेरिका में 33% से 40%, 50% आबादी जहाज का इस्तेमाल करती है। भारत में हमारे 2% लोग ही जहाज के सफर कर पाए हैं अभी तक, पूरी जनसंख्या का 1 से 1.5% हो। तो ये क्या बताता है? हमारा निम्न जीवन स्तर, हमारी जो क्या है लाइफ स्टाइल है, वो निम्न है। हम आज भी जहाजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे उपलब्ध साधनों व उपलब्ध जनसंख्या के असंतुलन की स्थिति बनी। ठीक है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के निरंतर निरंतर निरंतरता के कारण राष्ट्रीय विकास के लाभ सभी को नहीं मिल पाते। अगर विकास हो भी रहा है तो वो पैसे पे ही है, और पैसा ना लोगों के पास है। लोगों के पास पैसा ना होने के कारण वो उसका फायदा नहीं ले पाते।
देखिए, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो सरकार का पहला प्रयास होता है सामाजिक और विकास और जनसंख्या, ठीक है? तो पहले हम समाज को बढ़ाएं। समाज को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो समाज को बढ़ाने के लिए हमें गांवों को विकसित करना होगा। महिलाओं में जो हमारे समाज में जो महिलाओं की दशा है उसको सुधारना होगा। पारिवारिक स्थिति को सुधारना होगा। विवाह की आयु को बढ़ाना होगा जिससे कम उम्र में विवाह ना हो, जिससे आबादी ना बढ़े, ठीक है? परिवार के सदस्यों की संख्या ये भी सीमित करनी होगी। जैसे एक परिवार उसमें 2 ही बच्चे हैं। बच्चों की दशा सुधारना, शिक्षा इत्यादि की सुविधाएं बढ़ाना, तो ये सरकार कर रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं कर पा रही। तो इस वजह से भी सुख सुविधाओं में कमी आई। नगरों में भीड़ की अधिकता हो गई, तो हम नगरों की भीड़ को कम करें, गांव में ही रोजगार प्रोवाइड करें जिससे कि लोग शहर आए ना। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर गांव में मिल जाए तो लोग इलाज कराने के लिए शहर नहीं आए। जनसंख्या, महिला शिक्षा, स्वतंत्रता, ये सभी चीजें जरूरी हैं। बालिकाओं की शिक्षा, बच्चों की देखरेख अच्छी हो, जिसके लिए सरकार आंगनबाड़ी चलाती है। तो शिक्षा के प्रसार, परंपरावादी रूढ़िवादी विचारों को हमें त्यागना होगा। परंपरावादी और रूढ़िवादी विचार क्या? बहुत सारे लोग लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजते या बड़े शहरों में नहीं भेजना चाहते, तो ये रूढ़िवादी विचारधारा, इसको हमें बदलना होगा। शिक्षा के प्रसार में परंपरावाद, इनको भी हमें छोड़ना होगा। परंपरा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सब ट्रेडिशनल फैमिली है तो हम संस्कृत पढ़ेंगे या हम उर्दू पढ़ेंगे। तो सिर्फ एक भाषा को पढ़ने से नहीं होगा, हमें भाषा के साथ साथ बाकी सभी ज्ञान चाहिए, ठीक है? तो समाज परिवार सीमित होने के लाभों से वंचित हो जा रहा है। बाल श्रमिक, ये भी एक समस्या है हमारे देश में कि छोटा सा बच्चा अपना पेट पालने के लिए क्या करता है? रोजगार में चला जाता है, जिससे कि उसकी शिक्षा वगैरह अधूरी रह जाती है, वो विकसित ही नहीं हो पाता। तो ये सभी चीजें जरूरी हैं। पंचवर्षीय योजनाएं तो अब बंद हो चुकी। अब आइए आर्थिक विकास और जनसंख्या। आर्थिक विकास का क्या है? जनसंख्या के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए इसकी मात्रा का निर्धारण संभव नहीं है। किसी भी परिणामात्मक चर क्या होते हैं? वो चर जिनका असर दूसरे पे पड़े। चर मतलब क्या होता है? एक ऐसी राशि जिसकी अगर एक तरफ कोई बदलाव होता है तो दूसरे पे उसका असर सीधे सीधे दिखाई देता हो। जैसे अगर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो लोग धूप में नहीं निकलेंगे, ठीक है? तो ये धूप का एक चर हो गया और लोगों की संख्या क्या है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। धूप तेज होगी तो लोग सड़क पे कम नजर आएंगे। क्या? कोरोना अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो एकदम ही लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये एक चर हो गया, कोरोना एक बीमारी। और दूसरा असर किस पे चढ़ पड़ रहा है? लोगों की संख्या पे। तो सड़क पे संख्या कम हो जाएगी। तो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले भी चर हैं। बहुत सारे चर हैं जिनका असर पड़ता है गुणवत्ता पे। सरल अर्थों में आर्थिक विकास जो हमारा हो गया इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? हमारा जीवन स्तर, गुणवत्ता जो होगी लाइफ, वो बढ़ेगी। अब आर्थिक उत्थान कैसे किया जाए? मतलब भारत जैसे देशों का आर्थिक उत्थान आप कैसे कर सकते हैं? तो प्रत्येक नागरिक क्या है के लिए उत्पादन करना जरूरी है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति क्या करे? उत्पादन यूनिटों से जुड़े, ठीक है? सिंचाई की उत्तम सुविधाएं दें, पानी के एकत्रीकरण करने के लिए बांध बनाएं, जैसे भारत में बनी रहे। लेकिन बांध बनाने में भी बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी बात है कि जमीन का जो है क्या होता है, लैंड बहुत ज्यादा नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी ऊंची जगहों पर बनाया जाता है जहाँ पर पहले से ऑलरेडी अच्छे वन होते हैं जिनको कटवाना पड़ता है बांध बनाने के लिए। तो प्रकृति का विनाश भी होता है। अभी आपने एक घटना सुनी होगी कुछ दिन पहले, जो है टिहरी में हुआ था कि वो बांध का पूरा बह गया और उसमें काफी लोग मर गए उत्तराखंड में। तो बांध बनाना भी क्या है? विकास तो हो रहा है लेकिन उससे घाटे भी। उत्पादन की नई तकनीकों का प्रयोग करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, तो ये सभी, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़े। तो कृषि में आज भारत आत्मनिर्भर है। इसी जमाने में जब देश आजाद हुआ था तो हमें बड़ी मात्रा में अपने लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या करना पड़ता था? विदेश से अनाज मंगाना पड़ता था। तो हरित क्रांति के बाद भारत आत्मनिर्भर हुआ। तो उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, आज भी हमारे वहाँ बहुत सारी चीजों के लिए हम विदेश पर निर्भर है। जैसे वेंटिलेटर, जो कि आज कोरोना में जरूरत है लेकिन भारत में नहीं बनता। हमें भारत में वेंटिलेटर अगर कुछ कंपनियां बना भी रही हैं तो वो टोटल पार्ट्स क्या होते हैं? विदेश से इम्पोर्ट होते हैं। अगर हम उसको अपने वहाँ बना पाते तो आज हमारे वहाँ जो लोग बीमार हो रहे हैं उनको वेंटिलेटर मिल पाता, ठीक है? आज हर अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में 1 से 2 वेंटिलेटर। क्यों? क्योंकि हम वेंटिलेटर बना नहीं सकते, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से जो बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम बना पाते तो वो सस्ता हो। इसी प्रकार उद्योगों के उत्पाद, तो इससे हमारी लाइफ बढ़ती, सुविधाएं बढ़ती, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती। अगर हमारी आबादी कम होती तो हम शायद इसमें सक्षम होते। उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाएं, उन्नत इमारतें बनाएं, है ना? इमारतों की क्वालिटी बढ़ाएं। जैसे आज
बहुत सारी इमारतें इतनी कमजोर बनी रहती हैं कि कोई भूकंप आता है तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो बिल्डिंगों को नई तकनीक पे बनाना, तो ये कब संभव होगा? जब हमारे पास पूंजी होगी पर्याप्त मात्रा में। मजदूरों को शिक्षित करना, ट्रेंड मजदूर, स्किल्ड मजदूर, तो ये बहुत जरूरी है। उत्तम स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं उपलब्ध कराना। किसी भी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय किस पे निर्भर करती है? प्रति व्यक्ति आय देश की टोटल जो जनसंख्या होती है, और टोटल आय को अगर हम डिवाइड कर देते हैं कुल आय को कुल जनसंख्या से, तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है। और ये क्या करती है? देश की गुणवत्ता बताती है कि लाइफ कितनी हमारे देश में तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। जैसे एक जमाने में जब देश आजाद हुआ था तो 47-48 रुपए ही थी पर कैपिटल, और आज जो है 3000 रुपए। तो निर्धनता और भुखमरी की कमी, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। और जीवन प्रत्याशा क्या है? जीने की इच्छा। जो हमारी एवरेज लाइफ है वो बढ़े। जैसे 60 साल है तो 65-70 आए। जैसे सबसे ज्यादा अगर दुनिया में देखेंगे तो जापान के लोग जीते हैं। ठीक है, जापान में जो लोगों की लाइफ है वो 100 से ऊपर है। कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, आबादी कम है, और वहाँ की जो ये प्राकृतिक साधनों का भी दोहन भी कम, पॉल्यूशन भी कम, इस वजह से वहाँ के लोगों की लाइफ ज्यादा। ठीक है। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक आर्थिक विकास। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकास का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों, जैसे जनसंख्या का आकार। तो जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है 2011 का, और इस साल की जो आने वाली थी 2021 में, वो जनगणना की अभी आंकड़े आए नहीं कोरोना की वजह से। तो जो पुराना आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़ 2011 में, जो इस बार बढ़ के जो है आपके मेरे अंदाज से 134 या 135 करीब जाएगी, है ना। 135 करोड़ के करीब आबादी इस देश की जाएगी 2021 की जनगणना के बाद, जो अभी आया नहीं है आंकड़े। तो इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है? चीन के बाद दूसरा स्थान। लेकिन एक कमी ये है कि हम चीन के क्षेत्रफल के क्या है, साथ वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखते हैं, और चीन जो है क्या करता है? दूसरा स्थान रखता है। और आबादी में वो पहला स्थान रखता है, लेकिन उसके पास क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वो हमसे अच्छी स्थिति। उसके पास जनसंख्या है तो संसाधन भी है। हमारे पास जनसंख्या है लेकिन संसाधन नहीं है। ठीक है। इसने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी, निरक्षरता, गरीबी, ये सभी क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। आज उदाहरण के लिए भारत की विशाल जनसंख्या के कारण ही महत्वपूर्ण उपभोक्ता बाजार में भारत सामने आया है। उपभोक्ता बाजार मतलब जो चीजों को यूज करते हैं, मतलब दुनिया हमें क्या करती है? अपना सामान बेचती है, और भारत क्या है? बहुत बड़ा खरीदार है, जिससे कि हमारी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कम हो जाती है। ठीक है। जनसंख्या की आयु संरचना, जन्म तिथि व जनगणना के बीच के अंतराल को आयु कहा जाता है। मतलब जब आप जन्म लेते हैं एवं जनगणना के बीच के अंतराल को आयु कहा जाता है। एक समुदाय के सामाजिक संबंधों, आयु संरचना पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जन्म दर क्या है? मृत्यु दर क्या है? तो जन्म दर क्या है? 1000 लोगों पे जितने लोग जन्म लेते हैं वो वहाँ की जन्म दर कहलाती है। इसी तरीके से मृत्यु दर क्या है? 1000 लोगों पे जितने लोग मृत्यु होती है जितनी की, वो मृत्यु दर कहलाती है। इसके अलावा अकाल है, युद्ध है, संक्रामक रोग है जैसे कोरोना। तो अब जनसंख्या नीति आदि कारकों को आयु संरचना पर प्रभाव पड़ता है। किसी देश की जन्म दर की अधिकता पाई जाती है तो वहाँ की जनसंख्या क्या है? आश्रित जनसंख्या यानी बच्चे बुजुर्गों की संख्या अधिक पाई जाती है। जैसे भारत है, भारत अभी तो सही है, क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है भारत। ठीक है, इस दृष्टि से सही है। लेकिन जापान में लोगों की आयु तो अधिक है, लेकिन वहाँ बच्चे और बूढ़ों की संख्या अधिक, तो वो हमसे इस मामले में क्या है? पीछे। भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन हम उसको कार्यशील नहीं बना पा रहे। कार्यशील नहीं बना पा रहे क्यों? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। जनसंख्या तो अच्छी है लड़कों की, युवाओं की, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। तो जिस देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन किसको कहा जाता है? 15 से 39 साल और 40 से 64 वर्ष के लोग। तो ये जहाँ पे अधिक होंगे वहाँ की आर्थिक विकास दर ज्यादा होगी। भारत की आर्थिक विकास दर इस समय -5 कोरोना से पहले 6-7 चली गई, क्योंकि दुनिया में टॉप की तरफ बढ़ रही थी धीरे धीरे, और हम दुनिया की तीसरी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आ गए। लेकिन आज की डेट में बाहर। ठीक है। भारत में 1990 के दशक से 1990 के जनसंख्या वृद्धि दर 1910 में हमारी जो जनसंख्या थी, जब देश आजाद नहीं हुआ था,
जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे तो 23.83 करोड़ थी मात्र। ठीक है, जो 1911 में 25.20 हुई। तो देखिए वृद्धि दर बहुत ज्यादा नहीं है। आगे चलकर 19-21 में 25 करोड़ हो गई। ये जो पीरियड है 10 साल का, 1911 से 1921, 10 साल का पीरियड, और आबादी कितनी बढ़ी? कम हो गई, बढ़ी नहीं। देखिए ध्यान से, 1911 में 25.20 करोड़ और 1921 में ठीक 10 साल बाद आबादी कम हो गई, 25.13 करोड़ हो गई। जो कि क्या बता रहा है? जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, जनसंख्या घटी 0.31%। आजादी के पूर्व तक भारत की जनसंख्या 50 वर्षों में सिर्फ 12.3 करोड़ ही बढ़ी थी। लेकिन आज क्या है? हम लोग शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, लेकिन फिर भी आबादी क्या है? बहुत तेजी से बढ़ रही। 1951 में से 2001 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 66.7 करोड़। जस्ट क्या हो गया? डबल से ट्रिपल हो गए। 2001 में जनसंख्या क्या थी? 102 करोड़, और 11 में क्या हो गई? 121 करोड़। कितना बढ़ गए हम? लगभग 20 करोड़। 20 करोड़ हम 10 साल में बढ़ गए। 2001 से 2011 के बीच 10 साल के बीच हम लोग 20 करोड़ बढ़ गए। तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जो है 17.7% है। इतनी तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वार्षिक वृद्धि दर हमारे वहां 1.64% है। ठीक है, कितनी वृद्धि दर है हमारी? 1.64%। 1911 से 1921 के दशक हमारी, हाँ हेलो, हाँ सर। 1911 से 1921 यानी कि 10 साल के पीरियड में हमारी वृद्धि दर घटी थी, है, जिसके बहुत सारे कारण थे। उस बीच में भारत में महामारियां आई हैं, इलाज की सुविधाएं नहीं थी, वो प्लेग आया। ठीक है, इसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई। 1921 में भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई और उसके बाद कभी नहीं रुकी। भारत में जनसंख्या बढ़ने की जो रफ्तार थी वो कब पकड़ी? 1921, देश की आजादी से पहले, और उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसमें आबादी बढ़ने में जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। 1921 ऐसा साल था जिसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आबादी में बढ़ता ही गया। भारत की जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि जो है कब देखी गई? 1961 से 71 के बीच। 24.80% हमारे देश में आबादी बढ़ी, जो सबसे ज्यादा थी। इसके पश्चात 1971 से 81 के बीच 24.66%, कोई बहुत फर्क नहीं है, वो 24.80 था और ये 24.66। 1981 से 91 में देखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं आया, बहुत नहीं, 1% हम घटे, 23.87 हो गया। 1991 से 2001 में अगर आप देखेंगे तो 21.24, 2% का अंतर आया, 2% कम हुए। मतलब इतना शिक्षा, इतना प्रचार होने के बावजूद देश की आबादी क्या हो रही है? घटने का नाम नहीं ले रही। इतना पढ़ने लिखने के बाद भारत के लोग पढ़े लिखे उठे, भारत का विकास हुआ, लेकिन आबादी घटने का नाम नहीं ले रही। क्या अंतर आ रहा है? 1 से 2% का। 2001 से 2011 को अगर 10 साल को देखें तो 17.3%, यानी कि पहले 21.54 थे, 17.7%, 3% का अंतर आया। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। 1901 से 1921 का, जिसमें जन्म दर क्या थी? मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जन्म दर कम थी। क्यों? भारत में पूरा विकास नहीं था, महामारी, दुर्भिक्ष, खाद्य पदार्थों की कमी, तो इससे क्या होता? लोग बहुत जल्दी मर जाते, उतनी तेजी से आबादी बढ़ी नहीं भारत। अब इसके बाद का पीरियड, ये आंकड़े हैं आपके सामने, इन आंकड़ों को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या सिर्फ माइनस कब रही है? ये 21 के पीरियड में 0.31%, यही सिर्फ एक माइनस में रही, बाकी हमेशा प्लस में रही। ठीक है, इस बार भी माइनस ही होगी सर। नहीं होगी, कोरोना में नहीं बढ़ रहे होगी। हैं ना, कोरोना में लोग बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से मर नहीं रहे हैं, वो आंकड़े नहीं है। बढ़े, बच्चे पैदा ज्यादा हुए, बढ़ेगी, सर कम नहीं होगी। देखिएगा, जनसंख्या जब आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा आपको कि आबादी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जनसंख्या वृद्धि और प्रति व्यक्ति आए, देखिए अब ये क्या कह रहे हैं कि 1950-51 में प्रति व्यक्ति हमारे देश में सिर्फ 239 रुपया कमाता था। देश की आजादी के थोड़े से बाद का समय है ये। 1947 में देश आजाद हुआ और 50-51 में हमारे यहाँ आय कितनी थी एक आदमी की? 239 रुपए, जो 2000 में बढ़ के कितनी हो गई? 16,496 रुपए। ठीक है, कितनी आबादी हो गई हमारे वो
आबादी कह रहे पर कैपिटल इनकम 16,486 रुपए, और पहले कितनी थी देश की आजादी के समय? 239 रुपए मात्र। तो यह वृद्धि 12-13 में बढ़कर 71,050 रुपए हो गई पर कैपिटल इनकम। भारत के एक व्यक्ति की आय जो है पर ईयर 71,050 रुपए हो गई। 13-14 में 69,000 हो गई, 14-15 में 86,000, 15-16 में 93,000, अब तो लाखों में पर कैपिटल इनकम भारत के आदमी की। एक साल की इनकम 1 लाख से ऊपर की है भारत में। ठीक है, तो ये आंकड़े आपके सामने, और ये आप पीपीटी हम शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में। जनसंख्या वृद्धि और निर्धनता, देखिए निर्धनता कितनी है हमारे देश में। पिछले 5 दशक में जब देश आजाद हुआ तो 50-51 में हमारा जो जीएनपी था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो मात्र 8,938 रुपए था। मतलब देश टोटल संसाधनों से पैदा कितना कर रहा था? 8,938 करोड़ रुपए। और 96-97 में ये बढ़ा, 96-97 का आंकड़ा इसलिए दिया जाता है कि उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो देश में बहुत ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश हुआ, जिसके कारण ये आंकड़ा बढ़ा और ये हो गया 10,000 लाख करोड़, 1 करोड़ और 10 लाख के ऊपर 11 करोड़ 1,03,70 करोड़ रुपए हो गए। तो इतनी तेजी से वृद्धि हुई, और ये वृद्धि कितनी थी? 125% की। कितनी गुना? 125 गुना की वृद्धि हुई। 2004-5 में 27.5% गरीबी मानते हुए योजनाएं बनाई गई देश में। ठीक है, भारत में लोगों की गरीब कितना माना गया कि भारत में 27.5% लोग देश के क्या है? गरीब हैं। ठीक है, फिर इसी आयोग ने इसी अवधि को गरीबों की तादाद का आंकलन किया, तो क्या पता चला कि देश में गरीबों की संख्या कितनी है? 37.2%। ठीक है, अब देखते राष्ट्रीय निर्धनता का स्तर रूरल और सर आपकी तबीयत नहीं ठीक है? नहीं, तबीयत से तो रूरल और अर्बन अगर हम देखें तो 1993-94 में 37.3%। ठीक है, और 99-2000 में कितना हो गया? 27%। सर पानी पी लीजिए। 27.1%। 2004-5 में यही बढ़ के क्या हुआ? 28.3 और 21.8। ठीक है, तो ये आंकड़े क्या बता रहे हैं आपको कि भारत में गरीबी क्या है? तेजी से बढ़ती जा रही है। देश का विकास होने के बावजूद देश की गरीबी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब देखिए निर्धनता परिवर्तन 1993-94 में रूरल 0.78 है, और 1999-2000 में जो है आपका ये क्या हो जा रहा है? 1.06%। मतलब हम प्रोग्रेस किए, लेकिन कितनी है वृद्धि? 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा, 0.25% लगभग समझ 0.25। अर्बन में अगर हम देखें तो 0.60 थी, तो ये घटी गई 0.38 हो। अगर टोटल को देखें तो 0.77 और 0.87, यानी कि बहुत नहीं, 0.10 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छी वृद्धि नहीं है भारत की निर्धनता की दर में। ठीक है, ये परिवर्तन दर बता रही है। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं कि बहुत तेजी से हम गरीबी को भगा नहीं पा रहे देश में। नेता नारा तो लगाते हैं और सरकारें बदलती रहती हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की आती है, लेकिन कोई बहुत तेजी से विकास भारत में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। अब आते हैं जनसंख्या सर एग्जाम में, हाँ बोलिए। इस एग्जाम में ऐसे टेबल बना के लिखना पड़ेगा? हाँ, अगर लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, टेबल दे देंगे तो। ठीक है, आंकड़े देने से ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि और भोजन पोषण की आवश्यकता, देखिए उपलब्धता। तो भारत में एक जमाना ऐसा था कि भारत अमेरिका से इंपोर्ट करता था गेहूं का, और अमेरिका में गेहूं को सड़ा के वो शराब तो बनाने को तैयार थे, भारत को गेहूं देने को तैयार नहीं। और भारत में बहुत सारे लोग उस समय क्या हुआ? भूख से मारे गए। ठीक है, तब देश को जरूरत हुई हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या थी?